गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। प्रयोगशाला परिचारक के इस एमसीक्यू सीरीज़ में रैपिड फायर सीरीज़ जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें हम आज क्लास 3 लेके आए हैं साथियों। इस क्लास नंबर 3 में हमने वैसे प्रश्नों का संयोजन किया है जो लगभग आपके परीक्षाओं में दिखेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सीधे प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रश्न हैं आपकी तैयारी में क्या योगदान दे सकते हैं। आइए चलते हैं प्रश्नों में, देखते हैं क्या है प्रश्न। निम्न आवृत्ति की कौन सी ध्वनि तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, लगभग सभी लोग आंसर दे पाएंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। तो मनुष्य जो सुन सकता है साथियों 20 हर्ट्ज से कितना सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। देखिए 5 कंपन प्रति सेकंड मतलब 5 हर्ट्ज ये नहीं हो सकता क्योंकि 20 तक जाना है अपने को। 500 हो सकता है, 27,000 भी नहीं हो सकता क्योंकि हम 20,000 तक ही सुन सकते हैं। 50,000 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 500 कंपन प्रति सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगेंगे सरल परंतु घुमावदार हो सकते हैं, आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्यों? आप लगभग इस प्रश्न को बच्चा जानता है क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो चंद्रमा पर नहीं है। इसका सीधा सा आंसर आप देख सकते हैं, ध्वनि संचरण के लिए वहाँ कोई माध्यम नहीं होता, इसीलिए हम वहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ जो है नहीं सुन सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए तीसरा नंबर का प्रश्न, न्यूटन के ध्वनि सूत्र में लाप्लास का संशोधन आवश्यक था क्योंकि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? न्यूटन के ध्वनि सूत्र में, अब ये याद रखिए न्यूटन का ध्वनि सूत्र क्या होता है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको, आपने पढ़ा भी होगा। तो उस ध्वनि सूत्र में लाप्लास का संशोधन क्यों आवश्यक था ये आपको बताना है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया थी रुद्धोष्म रूप में गमन करती है ऐसा कहा गया है, रुद्धोष्म रूप में। अब ये आप लोग जानेंगे रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आंसर हम लोग ये बता रहे हैं कि रुद्धोष्म रूप में गमन करती है, इसीलिए ध्वनि सूत्र में लाप्लास संशोधन आवश्यक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनोमीटर के तार में उत्पन्न तरंगे होती हैं। सोनोमीटर, तो आप सबसे पहले जानिए सोनोमीटर कहाँ यूज़ होता है, इसके बाद आप सोनार को समझिए, सोनार का फुल फॉर्म समझिए। तो अब आइए, सोनोमीटर के तार में उत्पन्न तरंगे होती हैं, किस प्रकार की तरंगे होती हैं जो सोनोमीटर में उत्पन्न होती हैं? तो सीधे आंसर में चलते हैं साथियों, वो अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे होती हैं आप लोग जानते हैं, साइन कर्व के साथ, और अप्रगामी होती है, ध्रुवित होती है। अब यहाँ पे आपको अनुप्रस्थ तरंगे समझना है, अप्रगामी समझना है और ध्रुवण समझना है, 3 बातों को समझना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्वनि श्रोता व स्रोत के मध्य लगने वाला नियम है, क्या कौन सा नियम है? अभी मैंने कुछ देर पहले इसका हिंट दिया था, तो वो कौन सा नियम हो सकता है? आप लोग लगभग इस क्वेश्चन को हर बार अपने आसपास देखते होंगे, समझते होंगे बाई प्रैक्टिकल। लॉजिकली नहीं समझते तो ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन बाई प्रैक्टिकल को देखते ही होंगे। तो वो आंसर होगा क्या हमारा? डॉपलर का इफेक्ट। डॉपलर नियम के हिसाब से हम लोग ध्वनि जो स्रोत है उससे आने वाली ध्वनि को दूरी के हिसाब से समझते हैं कि कैसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न, तापों मतलब ताप दिया है T1 केल्विन, है ना, ताप दिया है आपको T1 केल्विन और दूसरा ताप दिया है T2 केल्विन पर किसी आदर्श गैस में ध्वनि की चाल क्रमशः, ये ध्वनि की चाल दिया है आपका V1 और V2, ध्वनि की चाल आपको गिवन है। ठीक है, इन्हीं तापों पर T1 व T2 पर उसी गैस की वर्ग माध्य मूल चालें, अच्छा ये आपका स्मॉल v होना चाहिए, स्मॉल v1, और ये आपको होना चाहिए स्मॉल v2 है। तब क्या होगा, ये जो बात है वर्ग माध्य मूल, ये जो चालें हैं वर्ग माध्य मूल चालें, ये आपका आदर्श गैस में ध्वनि की चाल से कैसे जुड़े हुए हैं? तो सीधे मैं आंसर बताता हूँ आपको, जो वर्ग माध्य मूल मान की जो चालें हैं वो v2 इंटू आप करोगे वर्ग माध्य मूल मान की चाल V2 V1 कैपिटल V डिवाइड बाई कैपिटल V2 डिवाइड बाई कैपिटल V1, ये होता है साथियों। इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में, वह ताप है ना, वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर चाल की दोगुनी हो जाती है।
तो आपने वेलोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ा होगा, V प्रोपोर्शनल टू T, ये पढ़ा होगा। इस पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर दिखेगा कितना, 327 डिग्री, नहीं सॉरी, आपको आंसर दिखेगा जी 927 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आपको दिखेगा 7 नंबर के सवाल में। ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए। तो ये फार्मूला आप लगाइए, सीधे 927 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक डोरी पर चलने वाली तरंग के समीकरण y = 3 cos पाई 100t-x द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो मैंने पहले ही यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है y = 3 cos पाई 100t-x, इसको देखिए तरंग क्या होता है, साइन फंक्शन के साथ होता है, इसलिए मैंने पहले साइन में चेंज किया, 3 sin π/2 - 100t - πx, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा जो समीकरण है जो मेन समीकरण होता है वो कैसा होता है, y = a sin 2πt/T - x/λ। जब इन दोनों समीकरण का आप कंपेयर करेंगे और ये 2π जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तब इसका और इसका आप कंपेयर करेंगे, इस 2π को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको दिखेगा 2π x/λ = πx आ जाएगा। तो πx पहले कैंसिल हो गया, तो 2 = λ हो जाएगा सेंटीमीटर में। यही आपका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा और जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आपके परीक्षा में दिख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं 9वां नंबर का सवाल, पढ़ते हैं जी इसमें क्या है। आइए, अपरिगामी तरंगों में प्रस्पंदों पर कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको अपरिगामी तरंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न के साथ और क्या देखना चाहिए, प्रगामी तरंग का गुण, प्रगामी तरंग क्या होता है और अपरिगामी तरंग क्या होता है वो देखना चाहिए। फिर निस्पंद और प्रस्पंद ये देखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, प्रस्पंदों पर कौन सी राशि परिवर्तित होती है। हमको पूछा परिवर्तित होती है, परंतु हम जानते हैं कि ना तो घनत्व परिवर्तित होती है और ना ही दाब परिवर्तित होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन। ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है, क्या चीज़ है जिससे ऊर्जा को नहीं ले जाई जाती है। तो आप पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके उत्तर के कंक्लूजन में आएंगे, तब आपको चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ऊर्जा नहीं ले जाई जाती, कौन सी तरंगों द्वारा ऊर्जा को नहीं ले जाई जाती। तो हम जानते हैं कि अपरिगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अपरिगामी तरंगों में दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी होती है। दो क्रमागत प्रस्पंद हो या दो क्रमागत निस्पंद हो, उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ये तो सवाल बहुत सरल है और इसको लगभग आपने सभी ने पढ़ा ही होगा। कितनी होती है जी, λ/2, ऐसा है ना। ये तो दो क्रमागत प्रस्पंद या निस्पंद ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, कितनी होती है आपकी λ/2। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12। एक अपरिगामी तरंग में सभी कण होते हैं। कैसे होंगे एक अपरिगामी तरंग में सभी कण, आइए देखते हैं। प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार साथ विराम में आते हैं, प्रत्येक आवर्तकाल में 1 बार साथ विराम में आते हैं, एक साथ कभी भी विराम में नहीं होते और किसी भी दशा में 2 विराम में नहीं होते। तो आपको सही आंसर क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है। प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार साथ विराम में आते हैं। जैसे एक बार अगर मूल बिंदु से निकलेगा तो फिर से मूल बिंदु में आएगा एक चक्कर में, तो 2 बार हो गया ये, है ना। इसीलिए प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार विराम में आता है। ठीक है, चलिए आते हैं 13वां नंबर के अपने प्रश्न में। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। आपने तो इसको लगातार पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, देखा ही होगा। सितार तो बजता है, तो जब सितार बजता है तो उसके तार में जो कंपन उत्पन्न होती है उसमें किस प्रकार का कंपन होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्रगामी अनुप्रस्थ होती है क्या, प्रगामी अनुदैर्ध्य होती है क्या, अपरिगामी अनुप्रस्थ कंपन होती है या फिर अपरिगामी अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तो हो ही नहीं सकती। अनुदैर्ध्य कैसे होगी, अनुदैर्ध्य तो सीधे चलती है, लेकिन अनुप्रस्थ ही होगी। तो अनुदैर्ध्य वाला क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। अनुप्रस्थ माते प्रगामी है कि अप्रगामी, तो अप्रगामी अनुप्रस्थ कंपन होता है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है, पानी के स्थान पर अनुनाद नली में प्रयोग किया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? क्या होगी जी? है ना? तो अनुनाद की स्थिति में इसकी जो आवृत्ति होगी वो वही रहेगी जो पहले ही है, वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। जैसे ही एक खाली बर्तन में जल भरा जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? अब देखिए, खाली बर्तन है, उसमें जब आप जल भर दोगे तो उसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, कम होगी, वही रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लगभग आप सभी जानते हैं साथियों कि किसी भी खाली बर्तन में जब आप जल भरोगे तो उसमें जो तरंग होगी, उसकी जो आवृत्ति होगी वो कैसी होगी? वो बढ़ते ही क्रम में होगी, बढ़ते क्रम में, क्योंकि उसको माध्यम मिल गया और तरंग को माध्यम मिलता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर के प्रश्न में, देखते हैं क्या बोला है। वायु में ध्वनि की चाल आपका क्या है? 350 मीटर प्रति सेकंड है और 50 सेंटीमीटर लंबे खुले पाइप की मूल आवृत्ति होगी। तो आपको जो दिया है वेलोसिटी दिया हुआ है, इसके लिए एक सूत्र आप लोग पढ़ते हैं, शायद आपने अपने सिलेबस में देखा ही होगा कि वो क्या सूत्र है। तो आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति n जो होती है वो होती है क्या जी? आपका v/2l ऐसा होती है, आपने पढ़ा होगा, अपने सिलेबस में देखा होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है? आपका वेलोसिटी गिवन है, ये गिवन है, और आपका लेंथ गिवन है। जब आप लोग रखोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो 350, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो इसमें जब आप दोनों में वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, तो आपको कितना मिलेगा? 350। जब आप इसको चेंज करेंगे, आप किसी भी एक को चेंज कर लीजिए, मीटर को ही चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है आपका? सेंटीमीटर हो जाएगा आपका जी 100, है ना, और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे और सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपका कितना मिलेगा? आपको लगभग दिख ही रहा होगा 350 हर्ट्ज। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। 50 का 2 बार और एक और परिवर्तन होगा तो इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 350 हर्ट्ज। ठीक है, आइए तो सूत्र के साथ आप लोग बिल्कुल देखेंगे और उसका मात्रक भी देखेंगे, मात्रकों को बिल्कुल बराबर रखेंगे, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए, एक व्यक्ति स्थिर खड़ा है तथा एक कार तेज गति से उसकी ओर आ रही है। व्यक्ति द्वारा सुने गए हॉर्न की ध्वनि उसकी आवृत्ति कैसी होगी? वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी, वास्तविक आवृत्ति से कम होगी, वास्तविक आवृत्ति के बराबर होगी, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन आती रहती है अपनी ओर तो आवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है, और अपने से जब दूर जाती है तो आवृत्ति जो है कम होती दिखाई देती है। ये वही प्रश्न है। आप खड़े हैं, एक व्यक्ति स्थिर खड़ा है, स्टेशन में आप खड़े हैं और आपकी ओर तेज गति से कोई कार आ रही है, तो आवृत्ति क्या होगी? वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी, अधिक, ऐसा महसूस ही होता है हमको। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। 18 नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि उसका क्या सही उत्तर हो सकता है। एक तरंग की चाल 360 मीटर प्रति सेकंड है, आवृत्ति 5000 हर्ट्ज है, दो निकटवर्ती कंपनों के बीच का कालांतर 60 डिग्री है, तो पथांतर क्या होगा? पथांतर पूछा है अभी, है ना। तो कालांतर और पथांतर के बीच रिलेशन होता है जी, है ना, उस रिलेशन को बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 सेंटीमीटर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। आपका 19 नंबर का प्रश्न, व्यतिकरण के कारण क्या होता है? व्यतिकरण के कारण क्या होता है? ऊर्जा की हानि होती है क्या? व्यतिकरण के कारण क्या ऊर्जा की हानि होती है? क्या ऊर्जा में वृद्धि होती है? ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है परंतु इसका पुनर्वितरण होता है, क्या होता है? या इनमें से कोई नहीं? कुछ तो होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, कुछ होगा। तो ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है परंतु इसका जो पुनर्वितरण होते रहता है, मतलब एक तरंग, दो तरंग आपस में जब मिलते हैं तो इसमें आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है परंतु कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, चलिए
आंसर नंबर सी हो जाएगा इसके लिए। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं जी। दो ध्वनि तरंगों में विस्पंदों के आभास के कारण होता है। आभास किस कारण होता है? दो ध्वनि तरंगों में विस्पंदों के आभास का कारण होता है जी। क्या कारण होता है विस्पंदों के आभास का? तो परावर्तन होता है क्या, अपवर्तन होता है क्या, विवर्तन या फिर व्यतिकरण? कौन से ऐसे कारक हैं जो होते हैं आपके दो ध्वनि तरंगों में विस्पंदों के आभास का? ठीक है, तो वो कारण है, अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा, व्यतिकरण के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विस्पंद तभी उत्पन्न होते हैं जबकि, अब देखिए फिर से विस्पंद वाला सवाल है। विस्पंद तभी उत्पन्न होते हैं जबकि दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां समान है। ऐसा होता है क्या? दोनों ध्वनि तरंगों की जो आवृत्तियां हैं समान हो, या फिर दोनों ध्वनि ना, दोनों ध्वनि, ये ध्वनि है ना, दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां लगभग समान हो। क्या इस प्रकार की होगी? देखिए ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां समान हो, दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां लगभग समान हो। क्वेश्चन एक जैसा है, लगभग समान होगा या एग्जैक्टली होगा? दोनों ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न तरंगों की कला समान होगी, या दोनों ध्वनि स्रोतों के आयाम समान होंगे? कौन सी ऐसी कारक होगी जिससे आपको समझ में आएगा कि विस्पंद उत्पन्न होगा? ऐसा कौन सा कारक होगा जिसमें आपको लगेगा कि विस्पंद उत्पन्न हो रहा है? तो वो जो कारण होगी उसकी जो आवृत्तियां होगी, आवृत्तियां लगभग समान होगी। एग्जैक्ट होगा ऐसा कह नहीं सकते, लगभग समान होगी, तभी हमारा क्या होगा, विस्पंद उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए आइए 22 नंबर का सवाल देखते हैं जी। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। किस चीज को स्थानांतरित करती है जी? तरंगे, आपने पढ़ा होगा, तो तरंग का सबसे प्राथमिक जो चीज है वो क्या है? वो सबसे प्राथमिक चीज है जी ऊर्जा। ऊर्जा, इसी को, ऊर्जा को ही एक स्थान से दूसरे स्थान ये स्थानांतरित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 23 नंबर का प्रश्न। प्रकाश सरल रेखा में संचरित होती है, तो संचरित होता प्रतीत होता है क्योंकि, तो प्रकाश हम लोग जानते हैं सरल रेखा में संचरित होती है, यह प्रतीत होगा क्योंकि, उसके पीछे कारण क्या है? यह सूक्ष्म कणों से निर्मित होती है, क्या इस कारण से होता है? प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, क्या इस कारण है? या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, या इस कारण है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? कुछ तो कारण होगा ना, तो वो कारण जो है सी है, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है कम होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऊर्जा, अच्छा व्यतिकरण के कारण ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? तो ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ बदलते रहता है। पुनर्वितरण होता है जो समय के साथ नहीं बदलता। अभी इसके जस्ट पहले हमने देखा था इस सवाल का आंसर का, पुनर्वितरण तो होता है पर समय के साथ नहीं बदलता, समय के साथ बिल्कुल भी वो नहीं बदलता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न और समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता। कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण प्रकाश का हम लोग तरंग प्रकृति उसको नहीं मान सकते? अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, या फिर ध्रुवण है? कौन सी घटना में तरंग जो प्रकृति है वो प्रदर्शित नहीं होती है? तो हम जानते हैं भाई परावर्तन की ऐसी जो घटना है जिसमें तरंग प्रकृति नहीं होगा, है ना, कण प्रकृति होगा। कण होगा तभी वो परावर्तित होकर वापस चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको पूछा है तरंग प्रकृति नहीं मिलता है, तो परावर्तन के कारण ही हमको वो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बाकी सब के कारण होगा। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, व्यतिकरण हो रहा है तो तरंग ही है, या ध्रुवण है तो भी तरंग ही है। ठीक है, चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है जबकि उसके द्वारा उत्पादित तरंगों के तरंग दैर्ध्य समान हो, आयाम समान हो, तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कलांतर नियत हो, या फिर आयाम है ना, आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाएगा? तो अगर तरंग दैर्ध्य समान हो और कलांतर नियत हो, इस केस में हम उसको बोलेंगे भाई कि वो कला संबंध है, एक ही कला में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, समझते हैं जी। यंग के द्विस्लिट
व्यतिकरण प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1/3 कर दी जाए, मतलब कम कर दी जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज की चौड़ाई आपने पढ़ा होगा साथियों, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स के सिलेबस में, बीटा फ्रिंज चौड़ाई इक्वल्स टू लेमडा डी अपॉन डी, ये पढ़ा होगा। जहाँ पे आपका ये जो डी है ये आपका फ्रिंज दो फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई होती है, छोटी वाली डी है ना। अब इसी को हम लोग 1/3 कर देंगे बोल रहे हैं, तो लेमडा आपका क्या हो जाएगा? लेमडा डी अपॉन डी बाई 3 हो जाएगा ये, और 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 लेमडा डी बाई डी हो जाएगा, है ना। और ये लेमडा बाई डी क्या हो जाएगा? इसको B1 लिख लीजिए, इसको β1 β2 लिख लीजिए, तो 3 आपका ये हो जाएगा 3 β1 हो जाएगा, मतलब पहले से 3 गुनी बढ़ जाएगी। कौन सा है? 3 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अगला सब क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। व्यतिकरण और विवर्तन में मुख्य अंतर होता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो व्यतिकरण और विवर्तन को डिफ्रेंशिएट करता है? आइए पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं व्यतिकरण दो विलगित स्रोतों के प्रकाश के विवर्तन के कारण है, जबकि विवर्तन एक ही स्रोत के प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। व्यतिकरण एक प्रकाश स्रोत से प्राप्त 2 तरंगों के व्यतिकरण के कारण है, जबकि विवर्तन उसी तरंगाग्र के प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल सच बात है। आइए अगला देख लेते हैं। व्यतिकरण पारगमित तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है, जबकि विवर्तन परावर्तित तरंगों के कारण होता है। ऐसा तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं हो सकता, बी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 28 नंबर के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, आज के इस सीरीज का। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हमको कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है? तो स्लिट के द्वारक को तरंग दैर्ध्य लेमडा की कोटि का होना चाहिए। स्लिट के द्वारक को तरंग दैर्ध्य लेमडा से अधिक होना चाहिए, या स्लिट के द्वारक का तरंग दैर्ध्य लेमडा से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, या फिर स्लिट के द्वारक को λ/4 के कोटि का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा साथियों ए होगा। स्लिट के द्वारक को तरंग दैर्ध्य लेमडा की कोटि का होना चाहिए, उसी कोटि का होगा, तब हम लोग विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। आइए आज के इस सीरीज क्वेश्चनरीज का आज आखिरी प्रश्न देख लेते हैं साथियों, और वो क्या है? निम्न में से कौन सी घटना तरंगों में नहीं हो सकती? बार बार आपको ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। निम्न में से कौन सी घटना तरंगों में नहीं हो सकती? ठीक है, तरंग में नहीं हो सकती। तो देखिए अब क्या है आपके पास? परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है और ध्रुवण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विवर्तन होगा या ध्रुवण, विवर्तन होगा या परावर्तन। परावर्तन हमने पहले ही प्रश्न में देखा, तो परावर्तन उसमें हमको कहाँ पे नहीं मिलता? तरंग में नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे विवर्तन को भी देखना पड़ेगा। विवर्तन भी आपको कहाँ मिलता है? तरंग में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो लगभग दोनों आंसर, ये जो प्रश्न है लगभग विलोपित किया गया था, लेकिन इसको आंसर बाद में लिया गया था विवर्तन। लेकिन आप इससे जस्ट पहले पढ़े हैं परावर्तन, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को आंसर लेना। एग्जाम में बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके अनुसार छोड़ता हूं, और इसके एवज में एक क्वेश्चन मैंने और रखा हुआ है, जो ये है। डॉपलर प्रभाव के कारण उत्पन्न रेड शिफ्ट का उपयोग निम्न में किया जाता है। रेड शिफ्ट, अब डॉपलर द्वारा जो रेड शिफ्ट उत्पन्न हुआ था उसका जो उपयोग है निम्न में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर अगले कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेके आए साथियों, और ऐसे ही क्वेश्चनों का एक सीरीज जो फिजिक्स का होगा, अगला जो चैप्टर होगा, एक या दो वीडियो और जो फिजिक्स का रहेगा, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, फिर बायो देखेंगे। फटाफट अंदाज में केमिस्ट्री और बायो देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो हमारे साथ लगभग आप जुड़े रहिए और अपने तैयारी को लगातार इन्हेंस करते जाइए, ठीक है साथियों। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।